एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले क्लास 7 का अध्याय 8 त्रिभुज का प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.1 हमारा कंप्लीट हो चुका। अगर आपने वो पीछे का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पीछे का वीडियो वॉच कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों की सुविधा में कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे लिख लिए ऑलरेडी। अब मैं एक एक करके आपको इनको समझाऊंगी और आपको समझना भी ऐसे है कि आप जब प्रश्नावली की क्वेश्चन करो ना, तो आप खाली उस लाइन को पढ़ते हैं उसका आंसर दे सको, वैसे समझना है। केवल मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, मैं इनको आपको एक एक करके समझाऊंगी और इन्हीं के डिपेंडेंट आपके क्वेश्चन आएंगे अभी प्रश्नावली पे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग हमेशा तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। यानी कि हमें पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है। अब तीन में से दो भुजाओं को जब जोड़ते हैं ना, तो वो दो भुजाओं का योग जब जोड़ेंगे ना, तो उन दो भुजाओं का जोड़ने पे योग आता है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही आएगा। अब हमें पता है वो ज्यादा ही आएगा। क्यों आएगा ज्यादा? क्योंकि मान लो देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए, 5 4 6, यानी एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ कैसे होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, जो कि किससे अधिक है, 6 से। तो अपन ने यही समझा अभी कि दो भुजाओं का योग क्या होता है, दो भुजाओं का मापों का योग क्या होता है, तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। मैं इन दो को जोड़ू तो 5 और 4 9, 9 क्या है, 6 से ज्यादा है। मैं इन दो को जोड़ू, 6 और 4 10 है, 10 क्या है, 5 से ज्यादा है। मैं इन दो को जोड़ू, इन दो को जोड़ लिया ना, इन दो को जोड़ लिया। अब इन दो को जोड़ू, 5 और 6 को, 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 क्या, 4 से ज्यादा है। तो ये वाली बात सब वो क्लियर हो गई ना, कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग हमेशा तीसरी भुजा के माप से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जैसे इसका उल्टा है। अब इसमें क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। अब अंतर इसका मतलब दोनों दो भुजाओं को घटाना, दो भुजाओं को घटातेंगे तो वो तीसरी भुजा से ऑब्वियसली कम ही आएगा कि ज्यादा आएगा, कम ही आएगा ना। तो ये वाली बात ही यहाँ पे बोली गई है। ये क्या बोला, त्रिभुज की कहते हैं दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से अधिक, सॉरी अपन ने गलत लिखा है, यहाँ पे माप से कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से हमेशा और हमेशा क्या होता है, कम होता है। अब इसमें समझ लेते हैं अपन, जब अपन इन दो भुजाओं का अंतर करेंगे तो 5 में से 4 घटाओ तो कितना आता है, 1। ये 1 क्या है, 6 से कम है कि ज्यादा है, कम ही है ना। या फिर आप इन दोनों का अंतर कर लो, 6 में से 4 घटाओ तो कितना आता है, 2। 2 जो लास्ट में तीसरी भुजा बच रही है उससे क्या है, कम है। या आप इन दोनों का अंतर कर दो, 5 और 6 का अंतर 1, 1 क्या है, 4 से कम है। तो हमारी ये वाली, ये फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक दोनों, फर्स्ट और सेकंड नियम क्या है, क्लियर हो चुके हैं। ये दोनों बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। किसी दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तो तीसरी भुजा के माप से क्या होगा, अधिक होगा। और उन्हीं दो भुजाओं का अंतर, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा के माप से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, जिसमें क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले तो अपन वही बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं छोटा सा ना। ये मान लो समकोण त्रिभुज है। अब ये क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके देखो उसके सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। इसके सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्णीय होती है। सबको पता है ये क्या होता है, आधार। ये क्या होता है, लंब। और ये क्या होता है, कर्ण। त्रिभुज में सबको पता है तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में नीचे वाला तो क्या होता है, आधार। और ऐसे सीधा होता है वो क्या होता है, लंब। और ऐसे लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। सबको पता है। तो ये क्या बोल रहा है कि सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर बना वर्ग जो होगा ना, वो हमेशा और हमेशा जो अन्य दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग है ना, उनके योग के बराबर होगा। इस एक अकेले का वर्ग है ना, इस एक अकेले यानी कर्ण का जो वर्ग है ना, वो क्या होगा, इन दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया, ऐसे एग्जाम्पल मान लो ये है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है इस पे जो वर्ग बनेगा ना,
वर्ग मान लो इसकी भुजा है, आपको दीदी 4, मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। जैसे इसका है 10, एक भुजा इसकी है 10, ये 10 है इसका मान, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये हो जाएगा, मान लो ये 8 है तो 8 64, ये 6 है, ठीक है। इससे समझते हैं अपन, इससे अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारी क्या बोल रही है वाली बात है कि समकोण के सामने वाली भुजा, इसका मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये वाली बात अपन को समझाने जा रहा है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय वाली बात होती है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही तो बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जब अपन कर्ण का स्क्वायर करते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमेशा हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमेशा याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब कर्ण यानी जो कर्ण की हमारी माप है, उसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, लंब की जो भुजा है यानी लंब का जितना माप हो उसके और आधार का जितना माप हो उसके दोनों का वर्ग करने के बाद योग करेंगे ना, उसके बराबर ये अकेला ही आएगा। और ये वाली लाइन इससे समझाइए कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान माप वाली भुजाओं के समूह कोण भी समान माप के होते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है, एक भुजा असमान होती है, दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब जो दो दो भुजाएं समान है, उन पर बनने वाले कोण पे क्या होंगे, हमेशा और हमेशा समान होंगे। मान लो दो, एक भुजा 5 की है, दूसरी पे 5 की है, और एक पे 50 का कोण बन रहा है, तो दूसरी वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है ना, उसमें भी कितना कोण बनेगा, 50 का ही। इस प्रकार अपन को समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो समान भुजाएं होती है ना, उन पर बनने वाले कोणों का माप ही क्या होता है, हमेशा समान होता है। फिर आगे क्या देखो, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब मान लो एक त्रिभुज है, चलो अपन ऊपर से इरेज करते हैं, ऐसे तो अपन को समझ में जगह नहीं है ना, जगह नहीं है तो डायग्राम्स नहीं बना सकते। ये यहाँ तक तो हो गया ना, चित्र बना के समझाऊंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको 3 त्रिभुज बना के समझा देती हूँ इसमें, नहीं एक इसमें तो एक से समझते, आगे वाले में 3 से समझेंगे। ये एक मान लो त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में मैंने, ये शीर्ष है मान लो, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा, अब मैं इस शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा ये वाले इससे मिलाऊंगी, या इसका शीर्ष ये, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा क्या है ये, मैं इसको इधर इसे मिलाऊंगी, या इसका शीर्ष ये है, इसके सामने वाली भुजा ये, मैं इसको इसे मिलाऊंगी। तो इस प्रकार जो मिलाने वाले रेखाखंड होते हैं ना, शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा से मिलाने मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ना, वो ही क्या कहलाता है, माध्यिका। अब जैसे मैंने जो ये लाइनें खींची है ना, मानो ये त्रिभुज है ए बी सी, अब इसको डी ई एफ ऐसे नाम दे सकते हैं अपन। तो माध्यिकाओं के नाम क्या हो जाएंगे, माध्यिका सी डी, माध्यिका बी ई, माध्यिका ए एफ। इस प्रकार अपन को क्या करना है, और माध्यिका ये सब डेफिनेशन है ना, ये अच्छे से याद करना। माध्यिका किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, लंब शीर्ष क्या होता है, या शीर्ष लंब क्या होता है, ये परिभाषा। इस प्रकार के चैप्टर्स में परिभाषाएं भी पूछने का चांस बनता है, ठीक है। तो अब सबको क्लियर हो गया, माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाली, ठीक है। तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से, अब आप हर कहीं पे नहीं, सामने वाली भुजा मध्य बिंदु है ना, बीचों बीच। अब आप ऐसे बोलो इसको इधर ले जाके मिला दोगे, यहाँ पे नहीं, उसके बीचों बीच में मिलाना है। मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती है, सारी माध्यिकाएं देखो एक बिंदु पे, सब माध्यिकाएं बीचों बीच में एक बिंदु पे मिलती है, यही क्या कहलाते हैं, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब संगमन यानी जहाँ पे मिलती है, तो माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या बोला जाता है, केंद्रक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब आगे आओ। अब देखो क्या है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, अब मान लो ये आपका है ये न्यून कोण त्रिभुज। अब आप इस शीर्ष से क्या करोगे,
इस सामने वाली भुजा पे लंब डालूंगी। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक रेखाखंड खींचना। इसके ऊपर आपने लंब डाला, ये त्रिभुज है ABC। तो मुझे समझ में आ, जब मैं न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर किसी भुजा से, किसी शीर्ष से लंब डालूंगी सामने वाली भुजा पे, तो मुझे उसका जो लंब डाला वो लंब अंदर की ओर बनेगा कि बाहर की ओर बनेगा? अंदर की ओर बनेगा ना, बाहर की ओर तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज। अब मान लो आप समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखो अपन को, अब हम बोलते हैं कि भाई किसी शीर्ष से जब सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं, या इस शीर्ष से इस पे लंब डालते हैं, तो इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। समकोण त्रिभुज है तो उसमें देखो दो लंब अपने आप ही बनते हैं। एक तो ये वाला जो समकोण त्रिभुज है, तो उसमें एक तो ऐसे वाला बनेगा, एक आधार से इधर बनेगा, तो इसमें दो शीर्ष लंब अपने आप ही बनते हैं। बात आती है अधिकोण त्रिभुज की। अगर मान लो अधिकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अपन को किसी भुजा से लंब डालना है, तो अपन मान लो ये वाली भुजा है, इसे ऐसे लंब डालेंगे, तो ये लंब अपन को त्रिभुज के अंदर मिलेगा कि बाहर डाला जाएगा? त्रिभुज के बाहर डालेगा ना, तो इस प्रकार क्या कहलाता है, ये अधिकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाएगा। इस प्रकार देखो क्या हो गया, हमारे त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसको समूह भुजा में डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। किसी भी शीर्ष से देखो सामने वाली भुजा पे जो लंब डालेंगे ना, वही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। अब क्या है, शीर्ष लंबों के संगम बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अब शीर्ष लंब जहाँ पे मिलते हैं, उनके जो शीर्ष लंब जहाँ पे डाले जाते, या फिर शीर्ष जैसे माध्यिका जहाँ पे मिलती है वो क्या कहलाता है, केंद्र। वैसे शीर्ष लंब जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, लंब केंद्र। फिर आगे देखो क्या, शीर्ष लंब जिस त्रिभुज पर डाला जाता है वह उस भुजा के सापेक्ष दिए गए त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, जिस त्रिभुज पे डाला जाएगा वो क्या होगा, उस भुजा के सापेक्ष दिए गए, यानी उसकी भुजा के सामने दिए गए त्रिभुज की क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऊंचाई ही होगा। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैं क्या करना है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दिए हमें, तो उन भुजाओं के मापों को देख के हमें बताना है कि क्या इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो अपन ने क्या नियम पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होना चाहिए। तो इनमें से कोई से भी नियम लागू होगा तो क्या होगा, त्रिभुज बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते। तो देखो पहले वाले में देखो, जब मैं 6 और 5 को जोड़ू तो कितना हो रहा है, 11। 11 5 से ज्यादा है। फिर मैं 5 और 5 को जोड़ू तो 10। 10 क्या 6 से ज्यादा है। फिर मैं 6 और 5 को जोड़ू तो 11 आ रहा है। 11 भी 5 से ज्यादा है। इसका मतलब इससे अपन त्रिभुज बना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हाँ। दूसरे में देखो 2 और 3 क्या हो रहा है, 5, और इसका भी क्या आएगा, लास्ट में 2 दूसरे भुजा बच रही है वो भी कितनी है, 5। तो दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए ना। जब दोनों का योग करते हैं तो वो योग क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा, नहीं। इससे अपन क्या त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। आगे तीसरे में देखो 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7, और ये कितना बच रहा है, 8। तो अपन के क्या आ रहा है कि ये मापों का योग है ना, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, बल्कि ये तो क्या हो रहा है, इससे कम। तो इसका मतलब इससे भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, अपन को यहाँ एक बात, एक नियम, पहले वाला नियम देखते ही पता चल रहा है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि दो भुजाओं को जब मैंने जोड़ा हुआ तो इस भुजा के माप से अधिक नहीं आ रहा। चौथा देखो, चौथे में देखो क्या, 3 और 5 8 है। 8 क्या 6 से ज्यादा है ना, या 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 है। 11 भी 3 से ज्यादा है। 6 और 3 को जोड़ो तो 9। 9 भी 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब इससे अपन त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। फिर देखो 5 में क्या, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। 8 और 8 दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब इससे पेपर त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। फिर देखो 9 और 2 11 है। 11 8 से ज्यादा है। 8 और 2 10 है। 10 भी 9 से ज्यादा है। 9 8 17 है, तो 2 से ज्यादा। इसका मतलब इससे अपन त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए देखो मैंने बोला था कि मैं जो पॉइंट्स आपको पढ़ाऊं ना परिचय पाठ में, वो पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़ लिया करो। वो पॉइंट अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपको प्रश्नावली मतलब 99% प्रश्नावली के क्वेश्चन तो ऐसे ही अपने आप ही आने लग जाएंगे। केवल परिचय पाठ ध्यान से देख लेना, परिचय पाठ को अच्छे से समझ लेना, तो आप क्वेश्चन खुद ब खुद करने लग जाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, समबाहु त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? हमें पता है 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब समबाहु है तो वैसा भी है, 180 हो गया, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक का मान निकालेंगे। प्रत्येक कोण बराबर क्या हो जाएगा? माप बराबर 3 का है ना, तो 3 का भाग लगा देंगे तो एक कोण का आ जाएगा। 6 से 18 0, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। इस प्रकार अपन को क्या करना है? समबाहु त्रिभुज के कोण का माप निकालना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन है ना, जो अपन अभी परिचय पाठ में था ना, जिसमें अपन ने कुछ कुछ डेफिनेशन, कुछ रूल्स पढ़े थे, बस वही है पूरे। अगर वो आप ध्यान से देख के वीडियो में आगे आए हो तो आपको ये अपने आप ही आने टिक टिक करते जाओगे आप। देखो पहला क्या, प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज उसमें कम से कम दो कोण हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है। सेकंड में आओ, त्रिभुज डैश, त्रिभुज का एक शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर होता है। तो अपन ने लास्ट में जाते से पढ़ा था, देखो जब अपन ने शीर्ष लंब खींचे थे ना, तो उसमें देखो कौन से त्रिभुज में लंब बाहर की ओर आ रहा था? अपन ने तीन बनाए थे, तो न्यून कोण त्रिभुज में अंदर की ओर आ रहा था, समकोण त्रिभुज में तो वो लंब और जो इधर ऐसे आधार और लंब जो होता है वही क्या होता है? शीर्ष लंब आ जाते हैं। अतिकोण त्रिभुज में क्या होता है? उसका क्या होता है? शीर्ष लंब बाहर की ओर आता है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक उसका शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के बाहर की ओर आता है। थर्ड देखो, प्रत्येक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? अगर योग की बात आ रहा है तो तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। अगर अंतर की बात आ रहा है या दो भुजाओं का अंतर, तो क्या होगा? कम होगा। तो क्या है? प्रत्येक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। फिर देखो क्या है, त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। कौन से त्रिभुज में दो कोण समान माप से होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं दो कोण समान, त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो उसके दो कोण भी क्या होते हैं? समान। तो हो गया समद्विबाहु। पांचवा देखो क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष लंब से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अपन ने सीखा था ना, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे जो लंब डाला जाता है, या शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा को जब मिलाया जाता है, तो मिलाने पे जो भी रेखा आती है, जो रेखा मिलाती है उस रेखा को क्या बोलते हैं? मातृका बोलते हैं। वो जो मिलाती है ना रेखा का, उसको क्या बोला जाता है? मातृका। अब देखो अपन करते हैं छठवां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? अब अपन ने अभी पढ़ा था परिचय पाठ में, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देखो एक ना एक बिंदु पे, तो वहां एक सेंटर पे एक बिंदु में मिलती है, और उस मिलने वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? जहाँ पे मिलती है वो बिंदु क्या कहा जाता है? केंद्र, ठीक है। गलती से यहाँ पे आपने क्या हो गया था? आंसर पहले से लिखा हुआ आ गया था, तो उसको आप ध्यान मत देना, ठीक है। फिर देखो क्या है, लंब केंद्र से त्रिभुज के तीनों कोण गुजरते हैं। अब मान लो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र क्या होता है? जहां पे त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं वो इसका लंब केंद्र। जैसे माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको केंद्र बोलते हैं, वैसे शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? लंब केंद्र। तो इसने क्या कर दिया? उल्टा दे दिया, लंब केंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं। इसने क्या कर दिया? लाइन को थोड़ा घुमा दे दिया, शीर्ष लंब गुजरते। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। इनके अंदर परिभाषा भी याद हो जाती है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी आ जाता है, ठीक। और ये अच्छा क्वेश्चन भी, इसको थोड़ा ध्यान से भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है एपीसी नाम है जिसका, इसमें कोण ए कितना 70 डिग्री है, तथा ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। और ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उससे दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो हमें पता चल गया कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक कोण तो 70 है और ये दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे? तीनों को योग हमें पता है 180 होता है, 180 में से पहले क्या करेंगे? 70 को घटा देंगे, तो कितना आएगा? 110। और वो 110 क्या होगा? इन दो में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर। तो 110 में दो का भाग हो जाएंगे तो 55 आएगा, तो यानी दोनों का कितना मान होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप
माप बराबर क्या होता है का योग बोल दो, योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है 180 डिग्री। कोण ए तो अपन को दिया 70 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। यानी इन दोनों का योग कितना आ गया 110 डिग्री। अब कोण बी और कोण सी को कैसे निकालेंगे? कोण बी बराबर 110 बटे 2 बराबर 55 डिग्री और कोण सी बराबर 110 बटे 2 बराबर 55 डिग्री। अब ये क्यों हुआ देखो, यहाँ पे लिख दो नोट में, देखो ऐसे लिख दो नोट, यह एक क्या है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जो समान होती है उन पर बनने वाले कोण भी कोण भी क्या होते हैं बराबर माप के होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो, ये एक हमारा क्या समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा जो समान होते हैं उन पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो अपन ने पहले तो ये निकाले, दोनों का योग निकाल लिया, ये दोनों का योग आ गया हमारे 110। अब 110 को अपन कोण बी और कोण सी में डिवाइड कर देंगे तो कोण बी का मान कितना आ गया 55 डिग्री और कोण सी का मान भी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? फिर हमें क्या करना है, एक त्रिभुज का चित्र बनाकर उसमें एक मात्रिका तथा एक शीर्षलंब बनाइए। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज में हम न्यूनकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें वो मात्रिका भी हो जाएगी और शीर्षलंब भी हो जाएगा। जैसे मैंने ये न्यूनकोण त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने इसके ऊपर इसे मैं लेके आई, ये सामने वाले भुजा मध्य बिंदु से मैंने जब इसको मिलाया तो ये अपन का क्या हो गया शीर्षलंब भी हो गया, ये क्या हो गया माध्यिका भी हो गई। ठीक है, इस प्रकार अपन ने माध्यिका भी दिखा दी और शीर्षलंब भी दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, उसके बाद में 5 के बाद में आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में मैं क्या दे रहा एक त्रिभुज की दो भुजाओं के माप 3 सेमी और 6 सेमी है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का न्यूनतम तथा अधिकतम माप क्या हो सकता है? हमें केवल दो माप दिए, हमें तीसरा माप निकालना है न्यूनतम वाले नियम से और अधिकतम वाले में। न्यूनतम वाले में तो क्या होता है और अधिकतम, न्यूनतम माप क्या आएगा देखो, जब मैं 3 और 6 को जोड़ू तो हमारे पास में क्या आता है 9 आता है। अब हमें क्या पता था कि 9 का पता है, ये 9 आया तो एक जो भुजा बच रही है उसका माप कितना होना चाहिए? इन दोनों का मैंने योग करा तो योग करने पे आ रहा है 9, तो ये इधर वाली भुजा क्या होनी चाहिए 8 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो अपन क्या मानेंगे कि इसका अधिकतम माप क्या है 8, तो अधिकतम माप बराबर तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको देखो मैं आपको करवाती हूँ तो समझ में आएगा। 3 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो अपन क्या करेंगे अधिकतम माप बराबर 9, सॉरी 8 आया ना, अधिकतम माप 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 बड़ा होना चाहिए ना, दोनों का योग क्या होना चाहिए इससे अधिक होना चाहिए। तो अपन के अधिक है 8 से अधिक है 9। फिर देखो न्यूनतम माप क्या हो जाएगा, अब मैं 6 और 3 का अंतर करूँ तो क्या आता है 3, यानी कि मेरे क्या आना चाहिए इन दोनों का अंतर करूँ तो ये कम आना चाहिए, तो इससे आगे वाला माप क्या हो जाएगा 4, तो वही हो जाएगा इससे आगे वाला माप, न्यूनतम माप क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार अपन को क्या करना है न्यूनतम माप और अधिकतम माप निकाल लेने हैं। न्यूनतम माप कैसे निकाला जाएगा, जब जोड़े सूर्य अंतर करेंगे दोनों का तो अंतर से तो तीसरी भुजा के आने चाहिए अधिक आने चाहिए तो अधिक रह लेंगे, और जब अपन दोनों भुजाओं को योग करेंगे, योग करने के बाद भी तीसरी भुजा के आने चाहिए योग से कम आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अपन न्यूनतम और अधिकतम माप ही निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।